जोहार नई बुलंदी कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हम उच्च शिक्षा पर नई शिक्षा नीति का जो प्रभाव पड़ रहा है या पड़ने वाला है, उसके कितने सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाले हैं, उस विषय पर हम लोग चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ आज चर्चा के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर तपन कुमार सांडिल्य जी। आप डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में आप वाइस चांसलर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, दो बातें हैं, एक तो उच्च शिक्षा नीति, उच्च शिक्षा, और दूसरा है जो नई शिक्षा नीति आई है वो। तो नई शिक्षा नीति क्या है? देखिए, पहली बार देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई है जी, जो अपने देश के अनुकूल बनाया गया है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें थोड़ा मैं रोक करके बात करना चाहूँगा कि आपने कहा कि देश में पहली बार ऐसी नीति बनाई गई है, इसकी क्या खासियत है? अभी तक जो शिक्षा नीति हमारे बीच थी जी, वो शिक्षा नीति में हमने कहीं से बोरो किया था। जी, आप इतिहास पर नज़र डालते हैं और आज़ादी के बाद विशेषकर देखते हैं तो 1947 के बाद कई शिक्षा नीति भारत में बनी और उस शिक्षा नीति में मैकाले की शिक्षा नीति का ही विशेषता हमें देखने को मिला। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में जी, हमने अपने देश में पहली बार शब्द का प्रयोग इसलिए किया कि राष्ट्र के अनुरूप शिक्षा नीति होनी चाहिए। मतलब जो हमारी सोच, जो हमारी व्यवस्था, जो हमारी संस्कृति और जो हमारा चिंतन है, उसके आधार पर ये शिक्षा नीति बनी है। जी, मेरा कहने का अर्थ यह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, हम नई शिक्षा नीति इसको नहीं कहते हैं, जी जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में देश को आज की क्या ज़रूरत है, कैसी शिक्षा की ज़रूरत है, उसी का निर्माण इस बार किया गया है, बनाया गया है कि देश की अर्थव्यवस्था, देश की विशेषता के अनुसार हमारे देश में शिक्षा नीति होनी चाहिए, जिससे हमारे यहाँ जो व्याप्त समस्याएं हैं उसको दूर किया जा सकता है। अब व्याप्त समस्याएं क्या है कि हमारे देश में एक बहुत बड़ी विशेषता देखने को मिलती है कि हैव और हैव नॉट्स के बीच एक खाई है हमारे देश में जी, और इनकम इनइक्वलिटी देखने को मिलता है। जी जी, दूसरी बात यह है कि हमारा देश आज भी भीषण सर्किल ऑफ पॉवर्टी में जकड़ा हुआ है। और चौथी बात यह है, एक विशेषता है कि पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, जी, ये दोनों हमारे देश में आज भी आज़ादी के एक लंबी यात्रा के बाद ये सारी विशेषताएं विद्यमान है, यानी सारी समस्याएं हैं हमारे देश के बीच। इन समस्याओं के समाधान होना बहुत आवश्यक है। तो देखा गया कि हम ऐसे शिक्षा नीति का निर्माण करें जो ग्रास रूट लेवल से हम विकास कर सकें, और शिक्षा ही एक ऐसा अस्त्र है जो हम सारे समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हमारे पास में नई शिक्षा नीति कहिए या राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो भी शब्द दें, तो उच्च शिक्षा पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, पहले हमारे यहाँ आज तक होता ये रहा है कि स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता है कि हम क्या करें। वो बीए करते जा रहा है, एमए भी करते जा रहा है, बिल्कुल, और रोजगार प्राप्त हो ही नहीं रहा है। रोजगार के लिए पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, मैंने उसका कोई दिशा तय नहीं हो पा रहा था। तो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये तय किया गया है कि हम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और वोकेशनल प्रोग्राम्स के द्वारा हम शिक्षा देकर एक स्तर पर ही एम्प्लॉयमेंट देने का काम करें, रोजगार देने का काम करें, जिससे कि हायर एजुकेशन वही व्यक्ति प्राप्त करे, वही स्टूडेंट प्राप्त करे जिसको
मैंने हायर एजुकेशन में जाकर कुछ काम करने का, यानी कि रिसर्च के काम को करने के लिए, टीचिंग के काम को करने के लिए, इस प्रकार के काम के लिए ही हायर एजुकेशन में स्टूडेंट जा सके, केवल डिग्री प्राप्त नहीं करे। इन ये जनरल ये व्यवस्था हमारे इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई है कि हायर एजुकेशन के महत्ता को बनाए रखने के लिए इस पर देखा गया है इसमें कि वो सारी व्यवस्था कर दिया गया है कि पोस्ट ग्रेजुएट और रिसर्च में वही जाएं जो विद्यार्थी को इच्छा हो और उस क्षेत्र में काम करने के लिए चाहते हो। अगर एम्प्लॉयमेंट के दृष्टिकोण से पढ़ना है तो बीए लेवल पर ही उनकी सारी समस्या का समाधान हो जाता है। इसलिए इस बार देखा गया इस शिक्षा नीति में कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में रिसर्च और पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री और रिसर्च, ये दोनों माने जो उस क्षेत्र में काम करने के लिए इच्छुक हैं वही डिग्री प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर विशेषता के तौर पर देखा जाए, जैसे क्या क्या विशेषता है, तो ऐसी ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसकी दो चार क्या विशेषता है, महत्वपूर्ण विशेषता? देखिए, दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता इसमें आपको देखने को मिलती हैं जी। एक तो जो सबसे बड़ी बात इसमें देखने को मिला गया है कि पहली बार मातृभाषा की पढ़ाई क्लास 1 से 5 तक, 5वीं वर्ष तक मातृभाषा की पढ़ाई का इसमें हमें देखने को मिलता है, जो किसी भी शिक्षा नीति में इस प्रकार का प्रावधान नहीं था। यानी मातृभाषा पर जोर दिया गया कि मदर लैंग्वेज को में बच्चा पहले सीखता है कि आप घर में जो भाषा बोली जाती है उसको बच्चे पहले तुरंत रिसीव कर लेते हैं। तो मातृभाषा का प्रयोग पहली बार शिक्षा नीति में की गई है, जो एक विशेषता, बड़ी विशेषता है देश के लिए। जी। दूसरी बात यह है कि स्टूडेंट को पढ़ने के सिलसिले में एक फ्रीडम दिया गया है कि वो कभी भी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं और कभी भी बंद कर सकते हैं, जिसको कि एग्जिट और एंट्री पॉलिसी जिसका नाम दिया गया है इसमें, एग्जिट पॉलिसी और एंट्री पॉलिसी जो है, जो सबसे बड़ी विशेषता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, कि आप बीच में भी पढ़ाई छोड़ के रोजगार कर सकते हैं, फिर अगर बाद में पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप एडमिशन लेकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो ये भी एक विशेषता है। मतलब उम्र की कोई सीमा? हाँ, इसमें उम्र की वैसी सीमा तय नहीं की गई है पढ़ाई के क्षेत्र में कि हम एग्जिट एंड एंट्री पॉलिसी को अडॉप्ट किए हैं, जिसमें बीच में भी हम पढ़ाई को ड्रॉप करके हम अपने रोजगार में लग सकते हैं। फिर अगर इच्छा की कि आगे एजुकेशन को जारी रखना है तो हम पुनः एडमिशन लेकर एडमिशन को अपनी जारी रख सकते हैं। ये प्रावधान ये एक विशेषता है इस शिक्षा नीति में। जी। सबसे बड़ी बात यह है कि कल तक या आज तक हम 10+2+3 के मॉडल पर जिंदा थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें वो नहीं है, उस मॉडल को समाप्त कर दिया गया है। जो आप देखते हैं जी कि 10+3+4 ऐसा कुछ मॉडल इसमें तैयार किया गया है जी। कि जिससे कि हम कम ही स्टेज में स्टूडेंट को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा हम रोजगार परख शिक्षा देकर उसको रोजगार देने का काम करें, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है। यहाँ ज़रूरत है बेरोजगारी को मिनिमाइज करने के लिए, और बेरोजगारी को मिनिमाइज करने के लिए हमें इस प्रकार की शिक्षा की ज़रूरत है जिसको कि इनिशियल स्टेज में ही उसको हम प्राप्त कर सकें। यानी कि 10th के बाद या 12th के बाद हम ऐसे वोकेशनल कोर्सेज का ज्ञान या शिक्षा ग्रहण करते हैं और हम रोजगार प्राप्त हो जाता है। तो एक इस शिक्षा से ये फ़ायदा हो गया कि हमें वोकेशनल कोर्सेज के द्वारा या जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उसके द्वारा हम ऐसी समस्याओं को भारत में या बैकवर्ड स्टेट्स में, बिहार को मान लीजिए, यूपी को मान लीजिए, एमपी को मान लीजिए, झारखंड को मान लीजिए, ऐसे स्टेट में जिसे बीमारू स्टेट की संज्ञा दिया गया है कि ऐसे स्टेट्स में पर कैपिटा इनकम बहुत कम होता है, लोग गरीब होते हैं। तो गरीब स्टेट में, अब गरीब शब्द का प्रयोग हम लोग आजकल नहीं करते हैं, लेकिन विकासशील स्टेट कह देते हैं कि अभी सभी स्टेट या कोई भी कंट्री विकास की होड़ में लगा हुआ है आज 21वीं शताब्दी में, लेकिन समस्याएं वही है। और इन सारे समस्याओं को दूर करने का एक बहुत बड़ा विपिन अस्त्र जो मेरे पास है वो एजुकेशन है। शिक्षा है। तो एक ऐसी शिक्षा नीति हमारे बीच जरूरत थी
जिससे कि हम एक स्टेज पर आके अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी जैसी समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। तो आज के राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये पहल किया गया है। ये विशेषता है कि कम ही समय में हम एजुकेशन प्राप्त करके स्किल करके अपने युवाओं को, चूँकि भारत यंग इंडिया कहा गया है भारत को, और यंग इंडिया में यंग का रेशियो ज़्यादा है, तो यंग को कैसे दिशा दें, ऐसी शिक्षा दें, हम ऐसे शिक्षा अपने देश में अडॉप्ट करें कि यूथ को एक दिशा देने का काम कर सके, जिससे वो यूथ जो है देश के लिए एक एसेट का काम कर सके। अच्छा, इसमें जो अपनी नई शिक्षा नीति है, इसमें विषयगत अनुशासन को भी तोड़ा गया है, जो जैसे साइंस, आर्ट, कॉमर्स पहले एक बाउंडेशन था। हाँ, राइट, ये बाउंड्री को कम कर दिया गया है। जी, मिनिमाइज कर दिया गया है। जो सिलेबस का बनावट है उसमें सभी चीज़ का ख्याल रखा गया है कि साइंस, कॉमर्स और सोशल साइंस के विषय के स्टूडेंट को फ्रीडम है कि वो अपना साइंस का पेपर रखना चाहे, मेन स्ट्रीम से हटकर जो उसका इलेक्टिव पेपर वगैरह है उसको में साइंस का भी पेपर रखना चाहे तो उसको फ्रीडम है कि आप साइंस का पेपर रख सकते हैं। सपोज कीजिए उदाहरण के तौर पर कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स कोई पढ़ रहा है, अब वो चाहता है कि इन्वायरमेंटल साइंस का एक पेपर हम रख लें, तो रखने की फ्रीडम इस शिक्षा नीति में है, वो उसमें रख कर आप पढ़ाई अपनी कर सकते हैं। यहाँ जानते हैं, यहाँ सबसे बड़ी जो विशेषता है कि डबल सब्जेक्ट को भी चूज करने का हालांकि कठिन है। मैंने व्यवहारिक रूप से ये देखा कि ये कठिन है कि किसी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट डबल सब्जेक्ट को लेकर पढ़ाई करे। तो मान लीजिए हिस्ट्री का स्टूडेंट है, वो चाहता है इकोनॉमिक्स भी साथ साथ पढ़े, दोनों ऑनर्स पढ़े, तो इसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी है, पढ़ाने में डिफ़िकल्टी है, पॉलिसी में डिफ़िकल्टी नहीं है, लेकिन पढ़ाने में डिफ़िकल्टी है कि अब वो स्टूडेंट को वो रिसोर्स पर्सन एक समय में उतना उपलब्ध होगा कि नहीं इंस्टीट्यूशन के पास, तो इंस्टीट्यूशन इस प्रकार का कांस्टेंट हो जाएगा। तो प्राय अभी हम देख रहे हैं कि भारत के जितने यूनिवर्सिटी हैं वहाँ एकल सब्जेक्ट को लेकर ही अभी बढ़ रहे हैं जी। हालांकि इसमें प्रोविज़न है, डॉक्टर साहब, प्रोविज़न है, और ये जो जितनी भी अनुशासनात्मक जो पहले से चल रहा था, जो पारंपरिक था, उसको कहीं ना कहीं मिनिमाइज और तोड़ा गया। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, पहले ट्रेडिशनल सब्जेक्ट में वोकेशनल और स्किल डेवलपमेंट की बात नहीं थी। जी हाँ, क्लियर कट इसमें था। बिल्कुल, कहीं स्कोप ही नहीं था। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो हम लोग समझ गए। इस बार पहली बार आप इस शिक्षा नीति में उसी को प्रवेश करा दिया गया है। तो ये तो इसमें सिलेबस में आप दे दिया गया कि आपके फर्स्ट टाइम जैसे पढ़ेंगे, ऑनर्स ही पढ़ाई स्टार्ट होगा, तो उसका जो सेमेस्टर होगा तो पहले सेमेस्टर में उसको वही पढ़ना है, वोकेशनल एंड स्किल डेवलपमेंट के जो कोर्सेज हैं, उसके बाद वो जाएगा अपने मेन स्ट्रीम में जाएगा। शुरू में ही उसको प्रावधान कर दिया गया है कि आप कोई पेपर लेकर, तो क्या जैसे कंप्यूटर ही है। हाँ, तो डॉक्टर साहब, क्या इससे कहीं कोई प्रॉब्लम? नहीं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे फायदा ही फायदा है। उच्च शिक्षा में बहुत फायदा है, क्योंकि आज के डेट में हमें विश्व के साथ कम्पीट करना है अपने मेन पावर को। भारत में मेन पावर ही ज़्यादा है, और मेन पावर को स्किल करने के लिए ऐसी शिक्षा नीति की आवश्यकता है जिससे कि जब तक आपकी मेन पावर स्किल नहीं होंगे तो विश्व के बाजार में आप कम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी भारत में शिक्षा नीति की आज आवश्यकता थी कि हम एक ही स्टेज में मेन पावर को स्किल करें वोकेशनल और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। क्योंकि अगर ये डेवलप करता है, कोई व्यक्ति स्किल होता है, कोई स्टूडेंट स्किल होता है, अगर उसमें वो योग्यता आ जाती है तो आप समझिए कि वो दोनों काम करता है, देश के लिए एसेट का काम और अपने जीविकोपार्जन का भी काम वो करता है। एक और प्रश्न जो बड़ा समीचीन है, अपने यूनिवर्सिटी में हम क्या क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं? देखिए, इस शिक्षा नीति के हम देखिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, और हम अपने यूनिवर्सिटी में वोकेशनल और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को 90% अभी हमने इस कोर्स को शुरू कर दिया है जी। जितना भी साइंस से, सोशल साइंस से, मैनेजमेंट से, जैसे ई कॉमर्स, ई मार्केटिंग, चाहे फिशरीज़ की पढ़ाई, माइक्रो फाइनेंस की पढ़ाई, माइक्रोबायोलॉजी की पढ़ाई, इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई, कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई, MBA की पढ़ाई, आपको BBM की पढ़ाई, इस प्रकार जितने वोकेशनल कोर्सेज हो सकते हैं सभी को मैंने अपने यहाँ शुरू कर दिया है।
क्योंकि पहले मैं इन हायर एजुकेशन के क्षेत्र में जी जी मैं स्टूडेंट को चाहता हूं कि उतना स्किल कर दूं कि उसको जॉब प्राप्त हो। तो वो सुविधाएं हमने अपने यहाँ दे रखा है, जिसमें सरकार की काफ़ी भूमिका है कि हमारे यहाँ एक सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब आदि दे रखा है, क्योंकि ये सब वोकेशनल और ये सब कोर्सेज के लिए एक अच्छे लैब की आवश्यकता होती है, एक अच्छे कंप्यूटर लैब की आवश्यकता हो, जिसमें हमारे झारखंड सरकार ने दिया है, हेल्प किया है। चूँकि हम लोग को हम स्टेट यूनिवर्सिटी हैं और स्टेट यूनिवर्सिटी को रिसोर्स का जो चैनल होता है वो यूजीसी पहले करती थी, लेकिन अब यूजीसी रूसा के माध्यम से करती है। मैंने अब सेंट्रल गवर्नमेंट यूजीसी के जगह रूसा के माध्यम से फाइनेंशियल सपोर्ट करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी फाइनेंशियल सपोर्ट करती है। दोनों के सहयोग से यूनिवर्सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, जिसमें लैब का डेवलपमेंट, लाइब्रेरी का डेवलपमेंट आदि आदि होता है। तो हमारे यूनिवर्सिटी में ये काम अभी हुआ है। अच्छा डॉक्टर सर, एक और प्रश्न सुनने में जैसा आया है कि जैसे नई शिक्षा नीति आएगी तो यूनिवर्सिटी पर ये भी दबाव डाला जाएगा कि वो अपना रिसोर्स खुद डेवलप करे। राइट। तो इसका मतलब आने वाला समय में जी ये इसमें है कि हम वोकेशनल कोर्सेज के माध्यम से, सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्सेज के माध्यम से रिसोर्स को जनरेट करें, जी जिससे सरकार पर हम बर्डन नहीं हो सकें। सरकार भी यही चाहती है कि मिनिमम सपोर्ट हम जो मैंने कह सकते हैं सीड मनी ही केवल हम दें, और जब यूनिवर्सिटी फंक्शन करने लगे या संस्था चलने लगे तो वो स्वयं रिसोर्स को जनरेट करे। तो आज के डेट में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी बहुत रिसोर्स जनरेट कर रहा है। सरकार मतलब सेल्फ सस्टेनेबल दिशा आज में बढ़ रहा है। हाँ, दिशा में बढ़ रहा है और बहुत अच्छी बात है कि पूरे देश या झारखंड के जितने स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं सभी को चाहिए कि सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज के माध्यम से रिसोर्स को जनरेट कर भी रहे हैं सभी बड़े, लेकिन हम लोग ट्रेडिशनल सब्जेक्ट को भी साथ में लेकर चल रहे हैं जी, क्योंकि उसको भी छोड़ा नहीं जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज के द्वारा रिसोर्स जनरेट भी कर रहे हैं और लोगों को स्किल भी कर रहे हैं और उसे रोजगार परक शिक्षा देकर रोजगार देने का भी प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, अगर एक प्रश्न पूछा जाए कि आपको कैसा लग रहा है, हमें तो अच्छा वाइस चांसलर और नई शिक्षा नीति, उच्च शिक्षा, अगर ये तीनों को देखिए, कंक्लूड करके एज ए कुलपति हमसे आप ये प्रश्न पूछे हैं तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हम अपने संस्था में ये सब कार्यक्रम करके हम बहुत प्रसन्न हैं, स्टूडेंट भी बहुत प्रसन्न हैं और हमें लगता है कि ये प्रयोग बहुत अच्छा प्रयोग है हायर एजुकेशन के क्षेत्र में कि सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज के माध्यम से हम डिग्री को दें। ये काम पहले भी बाहर के यूनिवर्सिटीज़ जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो यूनिवर्सिटी है, वो सब करीब करीब 300 से 400 कोर्सेज आज के डेट में ऑनलाइन चला रहा है और उससे फाइनेंस को वो जनरेट करता है। तो मैं भी कोशिश करूंगा कि झारखंड सरकार से बात करके कुछ ऑनलाइन ऐसे कोर्सेज स्टार्ट करूं जिससे कि और रिसोर्स को जनरेट किया जा सके। कौन कौन से सब्जेक्ट में संभावना नहीं, है? सभी जितने सब्जेक्ट हैं, साइंस के, कॉमर्स के, सोशल साइंस के, सारे सब्जेक्ट में ये प्रावधान है। जैसे आप लॉ की बात हम करें तो लॉ में भी ह्यूमन राइट्स का आप देते हैं डिग्री, बिल्कुल, तो उसमें भी आप इसको उपयोग कर सकते हैं। लीगल एस्पेक्ट के लिए भी हम लोग एड ऑन कोर्स टाइप का चलाते हैं। फिर है कि ड्राफ्टिंग कैसे किया जाता है लीगल में, उसके लिए भी हमने कोर्स अभी चला रखा है अपने यहाँ, जिससे काफ़ी हमको फ़ायदा हो रहा है। कौन सा कोर्स है? लीगल ड्राफ्टिंग कोर्स है। ऑलरेडी लीगल ड्राफ्टिंग कोर्स ही है, वो कोर्स ही है जो मैंने अभी इंट्रोड्यूस किया है अपने यहाँ। अच्छा। और देखते हैं उसका काफ़ी फ़ायदा है, बहुत भीड़ है। सीट तो मैंने 30 ही रखा जी जी, लेकिन है उसमें भीड़ कि कैसे ड्राफ्टिंग किया जाता है। जैसे आप LLB कोई कर बाहर जाता है वकालत करने के लिए, जी बिल्कुल। अब वकालत पे जाकर उसे सीखना पड़ता है सीनियर से कि कैसे लिखा जाता है, ड्राफ्टिंग कैसे किया जाता है, किसी केस का ड्राफ्टिंग कैसे होगा। तो ये कितने दिनों का कोर्स है? 6 मंथ का ये कोर्स मैंने स्टार्ट कर दिया है स्टूडेंट के लिए और वो लोग हमारे यहाँ कर रहे हैं और उसका फ़ायदा भी है। हमारे एक्सपर्ट फी कितना है उसका? फ़ी तो कम ही रखे हैं उसका, 10 से 20 के बीच में है और लेकिन फ़ायदा काफ़ी। देखिए, एक तरह रिसोर्स जनरेट हो रहा है बिल्कुल, उस और दूसरे एक सर्टिफिकेट, ड्राफ्टिंग सर्टिफिकेट हम दे रहे हैं स्टूडेंट्स को जो लॉ के स्टूडेंट हैं। जी जी जी, तो उसे ड्राफ्टिंग सीखने के लिए अब कल को किसी सीनियर के यहाँ बहुत
प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं मारना पड़ेगा। क्योंकि वो खुद सीख कर जा रहे हैं कि कैसे हम किसी केस को कैसे ड्राफ्टिंग करें, कैसे प्रस्तुत करें, कैसे बहस करें। ये एक 6 मंथ का एड ऑन कोर्स की तरह हमने अभी स्टार्ट कर रखा है, जो काफ़ी लाभदायक है। और ऐसे ही कोर्स की आवश्यकता है कि बैकवर्ड स्टेट्स में खासकर ऐसे कोर्स के द्वारा रिसोर्स को भी जनरेट कीजिए और व्यक्ति को भी ट्रेंड कीजिए, जिससे मानव विकास हो सके। अच्छा डॉक्टर साहब, जब शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात की जाती है तो राष्ट्र को जोड़ने की भी एक परंपरा होती है। देखिए, तो उसमें ये कितना एग्जिस्ट कर रहा है, कितना नहीं, ये powerful काफ़ी अच्छा प्रश्न है आपका। राष्ट्र को जोड़ना तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव होता है जी। लेकिन यहाँ पर एक बात को बोलना पड़ेगा कि रीजनल जो क्षेत्रीय भाषा है जी जी उसकी महत्ता दिया गया है, जी। क्योंकि कोई भी क्षेत्रीय भाषा में किसी बात को जल्दी सीखता जी है ना। तो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो मातृभाषा की बात कही गई है जी। तो वो तो सबका अलग अलग होगा, हर वही स्टेट उसी का अलग अलग होगा। डाइवर्सिटी में किस हाँ, प्रकार से यह एकता तो ये इसलिए किया गया है कि हर भाषा की महत्ता पर इस पर ध्यान दिया, क्योंकि वो लुप्त ना हो जाए, भाषा लुप्त नहीं हो जाए। जी। हमारी ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं बने जिससे भाषाएं लुप्त हो जाए। जैसे आप ही का स्टेट है, मैं एक चीज़ अध्ययन कर रहा था झारखंड स्टेट पर कि ट्राइबल के काफ़ी लैंग्वेजेस में भाषाएं हैं, अब अभी 8-10 तक सिमट गई है, जबकि 23, 24, 25, 32 है कुल। 32, हाँ 32 से ज्यादा ही है। हाँ, तो 32 में आप देखिए कि अब उतनी दिखाई नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल। हमारे यूनिवर्सिटी में 13 की पढ़ाई हो रही है, उसमें भी 5 ही भाषाएं पर जोर दे रही है ट्राइबल के। तो अगर इसको नहीं ठीक से अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थान दिया जाएगा तो आने वाला समय में तो लुप्त हो जाएगा। बिल्कुल। तो जिंदा रखने के लिए भी जरूरी है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आप मातृभाषा या लैंग्वेजेस को आप प्राथमिकता दीजिए, जो इस बार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की एक विशेषता है दी गई कि उसको स्थान दिया गया है कि ये हमारा लुप्त ना हो जाए, हम उसको रख सकें समाज में, उस भाषा का हो। जैसे बिहारे में है तो अंगिका भी है, भोजपुरी भी है, मैथिली भी है, आप देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल है ना। दूसरे स्टेट में आप चले जाइए, यूपी में भी चले जाइए तो यूपी में भी देखिएगा डिफरेंट कई भाषाएं हैं जो बोली जाती है, ब्रजिका वगैरह। ये जो मतलब विविधता है इसमें देखिए, भारत तो विविधताओं का देश ही है। हाँ, तो इसको भी प्रमोट किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसको प्रमोट जोड़ा गया है इसको। अच्छा। कि भाषाएं को महत्व हम देंगे तभी हम इसके जोड़ कर आगे का कार्य कर सकते हैं। तो ये इस बात पर जोर दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। तो कुल मिलाकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति बड़ा शुभ है हमारे देश के लिए, किसी भी राज्य के लिए, क्योंकि मातृभाषा में लोग जल्दी समझते हैं और जब बात को समझेंगे तो उसका विकास भी होगा, सर्वांगीण विकास की बात इसमें डॉक्टर साहब और ऐड करते हैं कि अंग्रेजी और हिंदी की क्या भूमिका है। देखिए, पहले मातृभाषा के महत्ता इसलिए दी गई है कि उस पर अंग्रेजी थोपा नहीं जाए, जो मैकाले में था जी कि वो थोपा हुआ था कि हम बचपन से ही अंग्रेजी के पढ़ाई को उस पर थोप दिए गए थे, है ना। तो अब इस बार भारत में ऐसा नहीं किया गया है, ऐसा नहीं किया गया है। अब इस बार किया गया है कि हम इस क्लास तक, एक उम्र तक हम केवल मातृभाषा को ही जोड़ देंगे, उसके बाद कोई भाषा की बात होगी। यानी अंग्रेजी आएगी भी तो उसके बाद आएगी, चूज करेगा व्यक्ति कि मातृभाषा में हम आगे बढ़ें कि इंग्लिश में आगे बढ़ें, क्योंकि विश्व में सबसे अधिक बोलने वाली भाषा, ऐसे तो बड़ा कंट्राडिक्शन है, नहीं कहा जा सकता, लेकिन आज के इंटरनेशनल भाषा में, लैंग्वेज में अंग्रेजी को स्थान दे दिया जाता है। लेकिन हम समझते हैं कि हिंदी बड़ा रिच भाषा है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे देश में इस भाषा के विकास के द्वारा हम काफ़ी विकास करते हैं। मेरी पहचान यही है। तो नई शिक्षा नीति मेरी पहचान है, हिंदी मेरी पहचान है भारतवर्ष की। बिल्कुल। तो नई शिक्षा नीति में हिंदी की क्या भूमिका? नहीं, हिंदी को महत्व दिया गया है जी। हिंदी को महत्व दिया गया है, इसलिए आप देखिए कि पहली बार, आपने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत बात आप कह देते हैं कि पहली बार, तो पहली बार ही तो इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज के सिलेबस जो बनाए गए हैं और अभी किए जा रहे हैं, जो पहले अभी तक अंग्रेजी में ही वो पढ़ते थे, लेकिन पहली बार हिंदी में पढ़ाई शुरू हो गई। कई जगह सिलेबस में किताब हिंदी में दे दिया गया। आपके स्टेट में भी कल परसों यूजीसी ने स्टेट गवर्नमेंट को चिट्ठी दिया और वो चिट्ठी कल हमें प्राप्त हुई कि वो लैंग्वेज भाषा के एक्सपर्ट्स का लिस्ट आप भेजिए
जिससे कि उस पर पुस्तक को तैयार की जाएगी। अब पूरे देश में डिफरेंट यानी टेक्निकल विषय के भी अब हिंदी हाँ, में अब सारे हिंदी में, हम इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में भी हिंदी में ला रहे हैं, जो आज तक नहीं था। आज तक हमारे स्टूडेंट्स जो अभी मेडिकल पढ़ रहे थे वो इंग्लिश में पढ़ रहे थे, इंजीनियरिंग करने गए वो अंग्रेजी में कर रहे थे। साइंस की मोस्टली 90% क्लासेस इंग्लिश में हुआ, बच्चे अंग्रेजी की किताब के साथ, बहुत कम पुस्तकें नीचे इंटर और बीएससी के लेवल पर हिंदी में आई है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन प्रभाव अंग्रेजी का ही है। तो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अभी इंजीनियरिंग और मेडिकल में भी हिंदी का प्रवेश करा दिया गया है कि नहीं, ये राष्ट्र हिंदी राष्ट्र है और हिंदी जो है मातृभाषा भी है, यहाँ की मातृभाषा भी है। बिल्कुल। और इसके बारे में राष्ट्रकवि दिनकर ने भी कहा है हिंदी के बारे में जी कि वो हृदय है, भारत का हृदय है। भारत का हृदय है। वो ऐसी बोली है जो भारत में हिंदी बोली जाती है, तो ये भारत वर्ष की एक हृदय है। बहुत अच्छी बात है। नई शिक्षा नीति और नई शिक्षा नीति का उच्च शिक्षा पर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, और उस इम्पैक्ट के माध्यम से जो यूनिवर्सिटी में इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, जैसे वोकेशनल कोर्स स्टार्ट किए जा रहे हैं, सेल्फ सस्टेनेबल योजनाएं चलाई जा रही है, इन विषय पर हम लोगों ने, इन तमाम विषयों पर हम लोगों ने चर्चा की। ऐसे ही विषय को लेकर के हम आगे आते रहेंगे। डॉक्टर साहब आए हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं अपनी टीम के साथ। जोहार।